नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है आंध्र बेतई साहब को पढ़ना कि अभी 3 फरवरी 2026 को इनका देहांत हो गया। जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 91 वर्ष के थे। हाँ, सबसे पहले तो हम इनको नमन करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही हम नमन करते हैं उस फ्रांसीसी व्यक्ति को, उस भारतीय माता को जिन्होंने आंद्रे बेते साहब को जन्म दिया। जब मैं नया नया सोशोलॉजी में आया था, यानी बीए फर्स्ट ईयर में था, 11th और 12th तो मेरे पास साइंस थी, तब मैं इनको देखता था ना आंद्रे बेते साहब को, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंडियन नहीं है, ये फॉरेनर है। क्योंकि गोरे चिट्टे स्मार्ट से देखने में अंग्रेज जैसे लगते हैं, है ना। तो इसका कारण यही है कि ये जो सर हैं इनके पिताजी फ्रांसीसी थे और इनकी माताजी है वो भारतीय थी, ठीक है ना। डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। इस बात का आभास आपको पूर्ण रूपेण हो जाना चाहिए कि क्लास बनाने के लिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, शारीरिक कष्ट भी दिया है और मानसिक कष्ट दिया है। अब इस कष्ट की भरपाई तब होगी जब आपका रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो 35 साल की उम्र में डांडिया सफ़ेद करने से क्या ही फ़ायदा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने हमें क्या दिया, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, अर्थात हम इस क्लास में किन किन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है, सोशल स्टेटिफिकेशन की भी बात करते हैं। इनकी एक बहुत फेमस किताब है, कास्ट क्लास एंड पावर। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि आंद्रे बेतई साहब है ना, इन्होंने इस टॉपिक को लेकर अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया था। मतलब एम.एन. श्रीनिवास साहब के मार्गदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए एम.एन. श्रीनिवास साहब के बारे में कि सबसे पहले बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को स्थापित करने का जो क्रेडिट दिया जाता है ना, वो एम.एन. श्रीनिवास साहब को दिया जाता है। लंबा समय बिताया उन्होंने बड़ौदा में, फिर जिसके बाद में वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए श्रीनिवास साहब का जुड़ाव भी दिल्ली विश्वविद्यालय से है और आंद्रे बेतई साहब का जुड़ाव भी दिल्ली विश्वविद्यालय। साथियों, ये पीएचडी का टॉपिक था और इस टॉपिक के ऊपर ही इन्होंने किताब पब्लिश की थी। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि तमिलनाडु में एक ज़िला है और उसका नाम है तंजौर, ठीक है। तमिलनाडु एक राज्य है और उसमें एक ज़िला है तंजौर। और ध्यान रखना, तंजौर में एक गांव है और जिसका नाम है सिरीपुरम, ठीक है। तंजौर में एक गांव है और उसका नाम है सिरीपुरम। तो ये बात भी आपको पता हो जानी चाहिए कि आंद्रे बेते साहब है ना, जिन्होंने सिरीपुरम का अध्ययन किया था 3 अलग अलग डायमेंशन को काम में लेते हुए। एक बात बहुतों बार आप सुनते भी हो कि इन्होंने जाति का वेबेरियन मॉडल प्रस्तुत किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय समाज के संदर्भ में वेबेरियन मॉडल की बात कौन करते हैं, तो वेबेरियन मॉडल की बात आंद्रे बेतई साहब करते हैं। जानते हैं वेबेरियन मॉडल क्या होता है? जो मिस्टर मैक्स वेबर थे ना, वो स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं। स्टेटस ग्रुप में वो क्लास की भी बात करते हैं। स्टेटस क्लास का मतलब होता है आर्थिक संबंध, जिसके बाद में वो सामाजिक संबंधों की भी बात करते हैं और जिसके बाद में शक्ति यानी वो राजनीतिक संबंधों की भी बात करते हैं। तो वेबर यूँ कहता है कि अगर कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसके लिए पॉल्यूशन और प्योरिटी, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण और प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता। पॉल्यूशन और प्योरिटी की बात कौन करता है? लुई डूमा करता है। लुई डूमा का खंडन किया है इन्होंने। लुई डूमा ने यूँ कहा है कि अगर कोई जाति छोटी है और कोई जाति बड़ी है ना, इसमें शुद्धता और अशुद्धता का प्रमुख रोल है। मतलब जिन्हें रिचुअल्स फॉलो करने की परमिशन है, मतलब वो हायर कास्ट है,
और जो रिचुअल्स फॉलो कर ही नहीं सकते वो लोअर कास्ट है। तो यहाँ पर आंद्रे बेते साहब ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात वेबर ने कही थी उसी को यहाँ पर भारतीय समाज में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। तो मैं लिख भी देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ। प्रश्न पूछा जा सकता है, जाति का वेबेरियन मॉडल, है ना, प्रश्न बहुतों बार पूछा गया है। जिसके बाद में अरे भाई बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। ये अग्गर हरम एक स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्ट्रक्चर, जिसकी भी बात करते हैं, ये अग्गर हरम, ठीक है ना। ये बेसिकली जो अग्गर हरम है ना, ये ब्राह्मणों की बस्तियां हुआ करती थी दक्षिण भारत में। जो मंदिर के आसपास लोग निवास करते हैं ना, डैट इज अग्गर हरम, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारे डायमेंशन है उनकी चर्चा की है। जिसके बाद में समानता और असमानता के विचारों के बारे में भी ये बात करते हैं। जो कृषकों की सामाजिक संरचना है इसके बारे में भी ये बात करते हैं। भारतीय समाज और राजनीति, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। ध्यान रखना, बैकवर्ड कास्ट के ये बहुत बड़े हितैषी थे और आरक्षण के ये विरोधी थे। मतलब ये है ना, ये यूँ कहते हैं कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो जाति आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि जो आरक्षण है ना वो व्यक्ति आधारित होना चाहिए। अब जैसे साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अब बहुत सारे साथियों को इस बात पे लेकर ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन कई सारी पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो आरक्षण का लाभ ले रही है ना। और उसी जाति या जनजाति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। तो भाई ये तो एक तरीके से वर्ग में वर्ग हो गया ना। इन्होंने कहा है कि आरक्षण है वो जाति आधारित ना होकर व्यक्ति आधारित होना चाहिए। साथ ही ये इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो बैकवर्ड कास्ट है ना, यानी जो ओबीसी है, ओबीसी के मुद्दे अलग हैं। जब आप पॉलिसी बनाओ तो एसटी एससी के मुद्दों से अलग हटके ओबीसी के मुद्दों को ध्यान में रखो, ठीक है ना। ये इनकी एक किताब है, बैकवर्ड क्लासेज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जिसके बाद में आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस की भी बात करते हैं। सोशलॉजी ऐसे ऑन अप्रोच एंड मेथड्स की भी बात करते हैं। सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी की भी बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी मेथड्स की भी बात करते हैं। इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, जो एक तो मिस्टर वेबर से प्रभावित है, ठीक है, और जिसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन है ना इनका, वो दूसरा इमाइल दुर्खिम साहब से प्रभावित है। दुर्खिम साहब भी तो कंटेम्प्रेरी मेथड्स को काम में लेते हैं। नॉर्मली हम जैसे उनके द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात करें तो वो इस बात का भी तो जिक्र करते हैं ना कि जेंडर विशेष को ध्यान में रखकर श्रम का विभाजन किया जाता है। फीमेल्स के अलग रोल रहते हैं, मेल्स के अलग रोल रहते हैं। अगर उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड बताए, 4 प्रकार नहीं बताए। मैं आज कमेंट्स देख रहा था, एक महिला का कमेंट्स आया था कि इमाइल दुर्खिम साहब ने सुसाइड को 4 भागों में बांटा। मैं कहता हूँ 3 भागों में बांटा है। अगर ओरिजिनल उनकी जो किताब है ना, ली सुसाइड, जो फ्रेंच भाषा में, वो मैंने उसका ओरिजिनल पीडीएफ डाल रखा है टेलीग्राम में। सबसे पहले अल्थ्यूरिस्टिक, फिर ईगोइस्टिक और फिर एनोमिक, ये 3 प्रकार तो ये हो गए। और जो एनोमिक से निकला है ना वही फैटलिस्टिक है, यानी उसे ही हम भागवादिता कहते हैं। तो ये एनोमिक का ही पार्ट है भाई। देखो मैं आपको इसको समझा देता हूं, अब आया है तो कंफ्यूजन दूर कर ही देता हूं। सबसे पहले दुर्खिम है ना, वो परार्थवादी आत्महत्या की बात करता है, अल्थुरिस्टिक की, है ना। फिर जिसके बाद में एमवादी आत्महत्या की बात करता है। फिर जिसके बाद में एनोमिक यानी अप्रतिमानता की बात करता है, ठीक है। ये मेन जो प्रकार हो गए ना वो 3 प्रकार हो गए। अब अप्रतिमानता क्या होती है, जैसे हम कोरोना की चर्चा करें, अब 20, 21, 22 में जो कोरोना का प्रभाव रहा वो एनोमिक ही तो था, किसी ने कल्पना थोड़ी की थी। अब कोरोना की चपेट में कौन आए, जिनका भाग्य खराब था, जिनकी किस्मत खराब थी। तो ये जो है ना चौथा प्रकार निकल कर आया है ना, फैटलिस्टिक, जिसे हम भागवादिता कहते हैं, ये
भाग्यवादिता इसी का ही पार्ट है। लेकिन हमारे देश में तो एक समस्या है ना, समस्या ये है कि जो परंपरा एक बार चल गई ना वो चल गई। कहीं पूछ लिया किसी परीक्षा में, अब पूछ के देख लो, पहले पूछा होगा 10-15 साल पहले, तुरंत ऑब्जेक्शन लगवा के प्रश्न को डिलीट करवा देंगे। ठीक है, तो जिसके बाद में ये दुर्खिम से भी प्रभावित थे, बेवर से भी थे। हाँ, ध्यान रखना, जाति और नस्ल इसके ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है। एक भारतीय समाजशास्त्री थी कल्पना करके, है ना, और आंद्रे बेतेई साहब। तो साथियों, यूएसए में सीआरईडी में एक सम्मेलन हुआ था, है ना। उस सम्मेलन में जो हमारे यहाँ के सबाल्टर्नवादी विचारक थे ना, दलितवादी विचारक थे, जैसे दलितवादी विचारकों में हम अंबेडकर साहब को ले लेते हैं, ठीक है ना। दलितवादी विचारकों में हम रणजीत गुहा साहब को ले लेते हैं। सबाल्टर्न का मतलब केवल ही एससी नहीं होती, केवल ही एसटी नहीं होती। सबाल्टर्न का मतलब किसान भी होता है, क्योंकि वो शोषित है, वो दबे कुचले हैं, ठीक है ना। सबाल्टर्न का मतलब महिलाएं भी होती हैं, कमजोर वर्ग। तो ये सबाल्टर्नवादी है ना, इन्होंने सीआरईडी में एक मांग उठाई। इन्होंने मांग ये उठाई थी कि भाई साहब, जाति है ना उसको नस्ल मानो तुम, क्योंकि हमारे देश में जाति बेस बहुत सारे वॉयलेंस होते हैं, बहुत सारे अत्याचार होते हैं। अगर तुम इसे नस्लीय कैटेगरी में डाल दोगे ना तो एक्शन तुरंत होगा। आपने एक बात नोटिस करी है, हमारे देश में अगर कोई शेड्यूल कास्ट को प्रताड़ित करता है उस पर इतना एक्शन नहीं होता जितना अगर कोई अंग्रेज के साथ आपने छेड़खानी कर दी। तो ध्यान रखना, विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन लेता है। तो ये जो जाति को जब हम नस्लीय कैटेगरी में डाल देंगे ना, तो नस्लीय कैटेगरी में डालने से इनको और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। तो ये समाजशास्त्री कल्पना करके, उसका सरनेम और है, आगे मैं बताऊंगा, प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो इनका भेदभाव था, इनका द्वंद्व था। इन्होंने कहा बेतई साहब ने कि भाई, अगर हम रेस की बात करें, नस्ल की बात करें, दैट इज बायोलॉजिकल इश्यू। नस्ल क्या होती है? जैसे हम तिब्बतियों की चर्चा करें, उनके शरीर की बनावट और हमारी बनावट अलग है। जैसे हम गोरखाओं की चर्चा करें, उनकी बनावट अलग है। जैसे हम द्रविड़ों की चर्चा करें, जैसे हम आर्यों की चर्चा करें, तो उनकी और हमारे शरीर की बनावट अलग है ना। तो वो क्या हो गई? वो बायोलॉजिकल हो गई। और ये हमारा जाति क्या हो गया? सोशल एंड कल्चरल हो गया। मतलब ये दोनों है ना जो अलग अलग है। इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है ना, आगे चर्चा करेंगे। और फिर जिसके बाद में एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी, समाज में विरोधाभास। बहुत सारे विरोधाभास है समाज में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। फिर जिसके बाद में सिविल सोसाइटी की भी बात करते हैं, एंटी यूटोपिया की भी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी यूटोपिया। आपको पता है यूटोपिया को हम क्या कहते हैं? आदर्श लोक। और यूटोपिया किसकी किताब है? सर थॉमस मूर की किताब है यूटोपिया। व्हाट इज यूटोपिया? यूटोपिया एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं है। स्वर्ग, भाई एक यूटोपिया ही तो है। किसने देखा है स्वर्ग? हालांकि मैं मानता हूं, मैं प्रेमानंद बाबा फॉलो करता हूं, तो मैं मानता हूं यूटोपिया, है ना। यूटोपिया कोई वास्तविक सिचुएशन होती ही नहीं है, बल्कि क्या होती है? कल्पना होती है। यूटोपिया को हम एक वैचारिकी भी कहते हैं, यूटोपिया को हम एक आदर्श लोक भी कहते हैं। लेकिन ये एंटी यूटोपियावादी विचारक थे। इन्होंने कहा कि यूटोपिया जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये लॉजिक को फॉलो करते थे, ये पॉजिटिविज्म को फॉलो करते थे, ये साइंस को फॉलो करते थे, ठीक है ना। तो यूटोपिया के इन्होंने विरोध किया। तो ये सारे मुद्दे हैं ना, इन सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसका अग्गर हरम है ना, मैं लिख देता हूँ, अग्गर हरम, है ना। ये ब्राह्मणों की बस्ती है। देखो साहब, अब इनके बारे में थोड़ा सा लाइफ स्केच देख लो। 1934 में जन्म हुआ था, चंदन नगर, पश्चिम बंगाल में। और दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के अपने अध्ययन के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। कास्ट, क्लास एंड पावर। चलो ये बताओ, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी है? हम्म, किसकी? जीएस गुरिया साहब की।
कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है ना। कास्ट यानी जाति, क्लास यानी वर्ग, और ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। मैं लिख देता हूं, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। जाति, वर्ग और व्यवसाय, है ना। ये जो है ना, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, ये आदरणीय घुरिये साहब की किताब है, ठीक है ना। अगर हम इनके शैक्षणिक संस्थानों में योगदान की चर्चा करें तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में भी इन्होंने काम किया है, और अशोका यूनिवर्सिटी, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो एनसीआर से लगते हुए, है ना, सोनीपत हरियाणा में है। यहाँ पर इन्होंने चांसलर नहीं, वाइस चांसलर, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान रखना, जो चांसलर होता है ना वो राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज आते हैं, बशर्ते वो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं होनी चाहिए। जितनी भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे वो सरकारी है, उनका जो चांसलर होता है ना, वो चांसलर होता है राज्यपाल। और राज्यपाल होता है ना, वो क्या करता है, वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। आजकल तो इसको कुलगुरु भी बोलने लग गए, नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया है। फ्रांसीसी पिता और भारतीय माता के घर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय। अब यार, जिनका इतना उज्जवल कैरियर रहा हो और जिन्हें हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। और ध्यान रखना, हमारी पीढ़ी, जो अपनी पीढ़ी है ना, वो बहुत लकी है कि हमारे जीते जी हमने आंद्रे बेते साहब को देखा। क्या ही फर्क पड़ता है कि वास्तविकता में ना देखा हो, लेकिन हम थे तब आंद्रे बेते साहब भी थे, ठीक है ना। संतुष्टि प्राप्त करो शिवमी। फिर जिसके बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं, और भारत सरकार ने 2007 में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के तौर पर इनकी नियुक्ति की। और जैसा कि मैंने कहा कि 3 फरवरी 2026 को 91 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई, और इनको पद्म भूषण भी मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 28 मार्च 2005, पुरानी पिक्चर देखना, 2005 में कौन थे राष्ट्रपति बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इनको दिया है पद्म भूषण शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए भाई, जो मेन चीज़ निकल कर आती है ना, वो मेन चीज़ निकल कर आती है जाति, वर्ग और शक्ति। इन्होंने 3 कैटेगरियों में बांटा है, और इनका जो विभाजन था ना, सिरीपुरम का जो इन्होंने विभाजन किया था, वो वेबर से प्रेरित था, ठीक है। यानी जो वेबेरियन मॉडल है, उस वेबेरियन मॉडल को ही यहाँ पर इन्होंने लागू किया। ध्यान रखना, सबसे पहले जाति हो गया। जाति व्यवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ये मैंने यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, यहाँ पर ये लिख भी रखा है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। आप अगर चैट जीपीटी का सहारा लेते हो ना, तो चैट जीपीटी आपको पता है क्या है, जैसे आप ये लिखते हो आंद्रे बेते साहब के बारे में, दुनिया भर की उटपटांग बातें तो चैट जीपीटी खूब बता देगा आपको, जेमिनी खूब सारा बता देगा, लेकिन ये जो है ना मेन चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी, ये कभी नहीं बताएगा चैट जीपीटी। इसलिए ध्यान रखना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो एआई का आप यूज कर लो, लेकिन केवल ही आप एआई पे डिपेंड हो, कभी भी आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था। अब चैट जीपीटी ये कभी नहीं बताएगा कि ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। जाति जन्म पर आधारित है, जो एक बंद व्यवस्था है, और 3 भागों में वर्गीकृत किया है जाति व्यवस्था को। सबसे पहला जो हायर क्लास है वो ब्राह्मण वर्ग हो गया सिरीपुरम में, और जो दूसरा वर्ग इन्होंने बताया है
वो गैर ब्राह्मण हो गया। और जो इन्होंने तीसरा वर्ग बताया है ना, वो आदि द्रविड़ बताया है। ठीक है, सबसे सबसे जो लोअर कैटेगरी थी ना, यानी जो सबसे नीचे के पायदान पर थे, वो कौन थे? आदि द्रविड़, जिन्हें अछूत बोला गया है। ठीक है, और आर्थिक स्थिति और भूस्वामित्व के आधार पर वर्ग बना रखे थे। और साथ ही इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अब है ना, जो स्थितियां बदल रही है। पहले लोग क्या करते थे कि केवल खेती बाड़ी पर निर्भर रहते थे। अब धीरे धीरे जैसे आधुनिकीकरण आ रहा है ना, वैसे वैसे लोग शहरों की तरफ भी प्रस्थान कर रहे हैं। और फिर इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया है कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों की जमीन को गैर ब्राह्मण या आदि द्रविड़ भी खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि जो पहले की पोजीशन थी ना, उसमें क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। ठीक है, और हाँ, वर्ग इन्होंने 3 भागों में भूस्वामित्व के आधार पर 3 वर्ग बताए हैं इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ग बताया है जिसे ये जमींदार कहते हैं। दूसरा वर्ग बताया है जिसे ये काश्तकार कहते हैं। काश्तकार का मतलब होता है किसान, यानी जो खेती करता है। और तीसरा वर्ग बताया है ना, वो इन्होंने मजदूर बताया है, खेती और मजदूर। ठीक है, जमींदार वो होते हैं जिनके पास बहुत विस्तृत नंबर्स में जमीन होती है, बहुत सारी जमीन के वो क्या होते हैं? जोता होते हैं। ठीक है, और उन पर जो खेती करते हैं वो काश्तकार हो गए। और जिनके पास कुछ नहीं होता वो क्या होते हैं? मजदूर होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर हम पावर की बात करें ना, शक्ति की बात करें, तो ध्यान रखना आजकल जो शक्तियां हैं वो चेंज हो गई। पहले जो शक्तियां हुआ करती थी ना, वो जाति बेस हुआ करती थी पावर। पहले जो शक्तियां हुआ करती थी वो वर्ण बेस हुआ करती थी। पहले जो शक्तियां हुआ करती थी वो संस्कृति बेस हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था आ गई है, तो जो शक्ति है ना, वो भाई साहब वोट पे आकर खत्म हो गई है। यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा वोट संख्या होगी, वह वर्ग उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यही तो भाई जाति का वेबेरियन मॉडल है। कहीं भी जन्म पर आधारित यहां पर दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो वो जन्म से शक्तिशाली नहीं है। वह व्यक्ति शक्तिशाली इसलिए है कि उसके पास बहुत सारी जमीन है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो अगर बहुत सारे लैंड का ओनर है, जमीन का, तो उसको ये वो पैतृक मिली हो? भाई वो खरीदी भी तो हो सकती है ना। जैसे हम वोट बैंक की बात करें, अब ये कोई जन्मगत थोड़ी है वोट बैंक। जिसका ज्यादा वोट बैंक होगा, जिसकी ज्यादा संख्या होगी, जो जिस विचारधारा से रहेगा वो शक्तिशाली रहेगा। दैट इज वेबेरियन मॉडल। ठीक है, यही इनका वेबेरियन मॉडल है। और जिसके बाद में एम.एन. श्रीनिवास साहब है ना, जो यहां पर याद रखना, क्योंकि उन्होंने भी तो रामपुरा गांव का अध्ययन किया था श्रीनिवास साहब ने, और उस गांव के ऊपर 1976 में उन्होंने किताब भी लिखी थी, द रिमेम्बर्ड विलेज, है ना। तो श्रीनिवास साहब ने इनको सजेस्ट किया था। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा फील्ड वर्क नहीं है, आंद्रे बेतई साहब का। तो श्रीनिवास साहब ने कहा, क्योंकि खुद फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुके थे श्रीनिवास साहब, तो उन्होंने कहा था आंद्रे बेतई साहब से कि आप फील्ड में जाइए, अध्ययन कीजिए। तो इनका जो अध्ययन था ना, वो श्रीनिवास साहब से ही प्रेरित माना जाता है। ठीक है, और फिर ध्यान रखना, एक बात और ये कहते हैं श्रीपुरा गांव के बारे में, कि भारतीय ग्रामीण समाज है ना, वो केवल ही जाति व्यवस्था से संचालित नहीं होता, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भी संचालित होता है। दैट इज वेबेरियन मॉडल। ठीक है, और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1961 और 62 के बीच में कुल 10 महीने, एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था, श्रीनिवास साहब के बारे में पूछा था कि उनका जो अध्ययन किया था ना, वो कौन से वर्ष था। ये पूछा जा सकता है कि ये कितने महीने रहे थे। लगभग 10 महीने रहकर इन्होंने फील्ड स्टडी किया है। और ध्यान रखना, इससे पहले गांव के अध्ययन है ना, F.G. बेली साहब भी कर चुके थे। चल बता, F.G. बेली ने कहाँ का अध्ययन किया था? मैं लिख देता हूं, F.G. बेली। F.G. बेली साहब ने अध्ययन किया था विशीपाड़ा, है ना। और विशीपाड़ा कहाँ है?
उड़ीसा में है, विसीपाड़ा उड़ीसा में है। और मेकअप मेरिट ने कहाँ का किया है? मेकअप मेरिट ने किया है किशनगढ़ी का, ठीक है। मेकअप मेरिट ने किशनगढ़ी का किया है, आई थिंक यूपी में है किशनगढ़ी। और जिसके बाद में आंद्रे मेयर, पहली बार सुन रहे हो ना आंद्रे मेयर का नाम? सत्य बताना, ठीक है, झूठ मत बोलना। इन्होंने जामगोड़ मध्य प्रदेश का किया है, एक गांव है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है जामगौड़, ठीक है। जामगोड़ मध्य प्रदेश का अध्ययन किया है आंद्रे मेयर ने। तो कुल मिलाकर ये जो 3 अध्ययन है ना, ये पहले ही हो चुके थे जो जाति संरचना पर आधारित थे, है ना। कुल मिलाकर इनका जो अध्ययन था ना वो माइक्रो एम्पेरिकल। हमारे समाज शास्त्र में स्टडी की 2 अप्रोच होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है मैक्रो, ठीक है, और जिसके बाद में एक होती है माइक्रो, है ना। जो पूरे समाज, जो पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है, यानी जिसका जो अध्ययन का क्षेत्र होता है ना, या अध्ययन का विषय पूरा समाज होता है, डेट इज मैक्रो। और जो व्यक्ति को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है, ठीक है। अब आप मेरे से यूं कहोगे कि चलो गुरुजी माइक्रो मैक्रो का आप उदाहरण दे दोगे कि दुर्खिम है ना, दुर्खिम का जो अध्ययन का विषय था वो पूरा समाज था, बेवर का भी पूरा समाज था, कार्ल मार्क्स का भी पूरा समाज था, तो ये किससे आते हैं? मैक्रो से आते हैं। उसी तरीके से अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की चर्चा करें, ब्लूमर की चर्चा करें, ठीक है ना, ब्लूमर साहब माइक्रो से आते हैं। जिसके बाद में मीड साहब की चर्चा करें वो माइक्रो से आते हैं। जिसके बाद में गॉफमैन की चर्चा करें वो माइक्रो से आते हैं। मतलब ज़्यादातर जो मनोविज्ञानी है ना, या फिर जो अमेरिकन विचारधारा से आते हैं वो किससे आते हैं? माइक्रो से आते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में ये क्या है? तो भारत के संदर्भ में ये है कि जो पूरी ही जाति की बात करेगा, पूरी ही जाति को विषय बनाएगा ना, वो तो आ जाएगा मैक्रो। और जो किसी एक गांव को विषय बनाएगा, गांव को विषय बनाएगा, वो क्या आ जाएगा? माइक्रो आ जाएगा। तो इसीलिए जो इनका अध्ययन था ना वो माइक्रो एम्पेरिकल था, सूक्ष्म तो था ही। अरे भाई सूक्ष्म तो होना ही है ना। अब सूक्ष्म होने का कारण एक ये भी है, सूक्ष्म होने का कारण एक ये भी है, ये भाई साहब चाहते तो पूरे तमिलनाडु का भी तो अध्ययन कर सकते थे, ये चाहते तो पूरे तंजौर का भी अध्ययन कर सकते थे। इन्होंने गांव का ही अध्ययन क्यों किया? ठीक है ना। तो इसीलिए जो इनका अध्ययन था वो माइक्रो एम्पेरिकल था। फिर जिसके बाद में ये हम चर्चा कर चुके हैं जाति का वेबेरियन मॉडल। इन्होंने कुछ अध्ययन की विशेषताएं भी बताई है ना, जो पूछी जा सकती हैं कि पारंपरिक समाज में जाति ही सब कुछ तय करती है। उन्होंने पाया कि गांव का जो भौतिक ढांचा है ना, भौतिक ढांचा का मतलब है रहने की जगह, वो भी जाति के आधार पर बटा हुआ था। जैसे अग्र हरम का इन्होंने उल्लेख लिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अग्र हरम क्या होता है। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की पारंपरिक आवासीय बस्ती है जो एक मंदिर के चारों ओर स्थित होती है। साथ ही इन्होंने ये बात भी नोटिस की कि प्रत्येक जाति के अपने क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं। और वो इंटरेस्ट है ना कास्ट यूनियन के आधार पर पूरे किए जाते हैं। अब हम देखते भी हैं कि अलग अलग जातियों की अलग अलग यूनियंस बनी रहती है ना। जाति व्यवस्था को कानूनी और धार्मिक स्वीकृतियां प्राप्त थी। अब इसमें कानूनी क्या हो गया? जैसे शेड्यूल्स के लिए अलग कानून है, ट्राइबल्स के लिए अलग कानून है, ओबीसी के लिए अलग कानून है। कानून्स मीन्स रिजर्वेशन पॉलिसीज, कानून्स मीन्स स्पेशल प्लानिंग्स, कानून्स मीन्स स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये कानूनी हो गया। तो धार्मिक मान्यताएं भी थी, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ केवल ही ब्राह्मण कर सकता है, शूद्रों को किसी भी प्रकार के वेद फॉलो करने की परमिशन ही नहीं थी। तो दोनों प्रकार की मान्यताएं थी, है ना। भारतीय समाज में जाति मॉडल की कुछ विशेषता बताई है इन्होंने कि ये सभी विचार है ना जाति के, ये शास्त्रीय ग्रंथों में पाए जाते हैं और ग्रंथों को फॉलो करते करते ही भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है। और जाति व्यवस्था खेल के नियमों पर आधारित है। जिस तरीके से खेल के नियम होते हैं वैसे ही प्रत्येक जाति व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। जाति एक दूसरे के पूरक होती है, ठीक है, कोई भी जाति स्वतंत्र नहीं होती, है ना।
और वास्तविक व्यवहार की बजाय विचारों पर आधारित होती है जाति व्यवस्था। ये लो साहब इनका। जिसके बाद में वर्ग व्यवस्था की भी ये बात करते हैं कि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है, जिसकी बात मजूमदार एवं मदान ने की है, जबकि वर्ग है ना वो एक खुली व्यवस्था है। जैसे इन्होंने कहा भी है। अब लैंड ओनरशिप की ये बात करते हैं कि ब्राह्मणों के पास था पहले, लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है तो वो गैर ब्राह्मण है और आदि द्रविड़ों के पास ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स वो क्या है, ओपन सिस्टम है। फिर जिसके बाद में हाँ ये बात भी इन्होंने कही है कि एक ही समय में कोई व्यक्ति जमींदार भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है। वो जमींदार किसान इसलिए हो सकता है कि मान लो किसी के पास 500 बीघा जमीन है, अब वो चाहेगा ही नहीं कि मैं किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए दूं। वो जमींदार भी खुद हो गया और खुद ही उसमें खेती कर रहा है। तो अलग जो वर्ग हैं वो भी आपस में मिले हुए हैं। ठीक है। और फिर जिसके बाद में शक्ति की भी बात करते हैं। यहाँ पर जो शक्ति है ना, शक्ति से ताल्लुकात इनका राजनीतिक व्यवस्था से है। पहले जो शक्ति थी वो ब्राह्मणों के पास थी, लेकिन जब से वोट बैंक की अवधारणा आई है, जब से वयस्क मताधिकार लागू हुआ है, जब से पंचायती राज व्यवस्था आई है, तो शक्ति है ना वो धीरे धीरे संख्या बल के पास हो गई। जैसे गैर ब्राह्मणों की चर्चा करें तो यहाँ पर एक जाति का उल्लेख किया है, कल्लार। ठीक है, जो है ना कल्लार, ये गैर ब्राह्मण जाति है कल्लार। तो इन्होंने कहा है कि जो कल्लारों की संख्या है ना वो बहुतायत रूप में है, तो इसीलिए जो कल्लार है ना वो क्या हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं। ठीक है। हाँ, श्रीनिवास और ल्यूई डूमो के बीच में कुछ भिन्नताएं भी थी, क्योंकि ल्यूई डूमो भी जाति के ऊपर काम कर चुके थे। ल्यूई डूमो साहब की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है होमो हिरार्किकस, जो जातीय संस्तरण की बात करते हैं। ठीक है। और श्रीनिवास साहब वो भी कुरक जाति के ऊपर अध्ययन कर चुके थे, रामपुरा में अध्ययन कर चुके थे। तो उन्होंने कहा है कि जो श्रीनिवास है ना उन्होंने प्रकार्यवाद पर जोर दिया है। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन पर प्रकार्यवाद और संस्कृतिकरण पर जोर दिया, जबकि ध्यान रखना कि आंद्रे बेते साहब है ना इन्होंने वर्ग शक्ति यानी वेबेरियन मॉडल है उस पर जोर दिया था। जिसके बाद में ल्यूई डूमो है ना वो पॉल्यूशन और प्योरिटी की बात करता है कि जाति का जो निर्धारण होता है ना वो पॉल्यूशन और प्योरिटी के आधार पर, जबकि इसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जाति का निर्धारण है ना वो क्लास के आधार पर होता है। जाति का जो निर्धारण है ना वो पावर के आधार पर होता है। पावर का मतलब होता है राजनीतिक पावर। जाति का जो निर्धारण है मतलब शक्ति का जो निर्धारण है वो संख्या बल के आधार पर होता है। ठीक है ना। ये लो साहब, अब बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत आई? यहां से प्रश्न है ना वो डेफिनेट बनेगा, ध्यान रखना। जैसे लिख भी रखा है कि जाति है ना वो केवल रिचुअल प्योरिटी पर नहीं टिका है बल्कि स्टेटस पर टिका हुआ है, वो पावर पर टिका हुआ है, वो क्लास पर टिका हुआ है। ठीक है। फिर जिसके बाद में आंद्रे बेते साहब है ना वो समानता और असमानता की भी बात करते हैं। इनकी बहुत फेमस किताब है, याद रखना, द आइडिया ऑफ नेचुरल इन इक्वालिटी एंड अदर ऐसे, है ना। इसमें समानता और असमानता की बात की है। ये समानता और असमानता है ना, जैसे साथियों हम इनके श्रीपुरम की चर्चा करें तो इन्होंने माइक्रो एम्पिरिकल स्टडी को काम में लिया था। ठीक है। फिर इनके ऊपर एक टैग लगने लग गया या इनको लोग क्रिटिसाइज करने लग गए कि यार आपके जो ज़्यादातर विचार है ना वो केवल ही एक गांव पर टिके हुए हैं। फिर ये माइक्रो से किस में कन्वर्ट हो गए, मैक्रो पे कन्वर्ट हो गए। ठीक है। माइक्रो से ये मैक्रो स्टडी की तरफ चले गए, मतलब इनका जो अध्ययन क्षेत्र है ना वो बड़ा हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर ये लिख भी रखा है कि जाति पर इन्होंने पहले अध्ययन किया था, वो एक गांव के संदर्भ में था, और जब ये समानता असमानता की चर्चा करते हैं ना तो पूरे समाज को ये शामिल कर लेते हैं। पूरे समाज का मतलब यहाँ पर भारतीय समाज है। ठीक है। और समानता असमानता की बात कास्ट ओल्ड एंड न्यू इस किताब में भी करते हैं ये,
जिसमें कृषि संबंधों का जिक्र करते हैं, वर्ग व्यवस्था का जिक्र करते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है उसका भी ये जिक्र करते हैं, है ना। जिसके बाद में आगे बढ़े, हाँ, एक इनका ये फेमस कार्य है, ठीक है। और किसानों के ऊपर इन्होंने जो अध्ययन किया है ना, इनकी बहुत फेमस किताब है स्टडी इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ये किताब लिखी गई थी 1974 में, ठीक है। किसानों की अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज बताई है, और किस कैटेगरी को क्या राइट्स प्राप्त हैं, और किस कैटेगरी कितना उत्पादन करता है, कितना उत्पादन काश्तकार अपने जमींदार को दे देता है। इन्होंने ध्यान रखना 3 कैटेगरियाँ बताई हैं। सबसे पहले ये लैंड ओनर्स की बात करते हैं, है ना, भूमि के स्वामी की बात करते हैं, ये रहा सबसे पहले ये लैंड ओनर्स। साथियों ध्यान रखना, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये किताब ये है ना, ये जो किताब है ये है एस.एल. दोषी साहब की। एस.एल. दोषी साहब को, अब देखो टेबल पे ही रखी हुई थी, ये पढ़ते हैं अपन। ये रहा आंध्र बेताई 135। क्लियरली यहां से मैंने आंकड़े वेरीफाई किए हैं, है ना। चैट जीपीटी पागल बना देगा आपको। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बताई है किसानों की। सबसे पहले लैंड ओनर्स, फिर जिसके बाद में काश्तकार किसान, और फिर जिसके बाद में एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी भूमिधर जिनके पास खुद की ज़मीन होती है, फिर काश्तकार उसमें किसान खेती करते हैं, और कुछ मजदूर होते हैं जो केवल मजदूरी का काम करते हैं, उत्पादन वगैरह से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर जिसके बाद में, हाँ, थर्नर की बात करें ना, थर्नर ने भी किसानों को 3 भागों में बांटा है। डैनियल थर्नर ने, पूछा गया प्रश्न है ना, डैनियल थर्नर। ये थर्नर जैसा ही तो है इनका इनका भी तो थर्नर थर्नर जैसा ही भी तो है इनका वर्गीकरण। सबसे पहले थर्नर मालिक की बात करता है ना, मालिक की बात करता है, फिर जिसके बाद में मजदूर की बात करता है, और फिर जिसके बाद में किसान की बात करता है। सिमिलर ही तो है थर्नर और इनका वर्गीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछे जाने की बराबर संभावना है, ठीक है। फिर जिसके बाद में, हाँ, बंगाल में कुछ एक वर्गों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। जैसे जमींदार वर्ग का उल्लेख किया है, जोतदार वर्ग का उल्लेख किया है, एक बर्गादार वर्ग है उसका भी उल्लेख किया है। किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर खेती करते हैं ये। अधिहार वर्ग का भी इन्होंने उल्लेख किया है, और खेत मजदूर का भी इन्होंने उल्लेख किया है। टोटल इन्होंने 5 वर्ग बताए हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट है। फिर जिसके बाद में, हाँ, मतलब कुल मिलाकर ध्यान रखना ये है ना, ये यही बात करते हैं कि अलग अलग जो किसानों की कैटेगरीज बनी हुई है, उस कैटेगरीज का ज़मीन पर कितना अधिकार होता है, और फिर उस अधिकार के अनुसार उनके मतलब उत्पादन में जो हिस्सा होता है वो कितना होता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में, हाँ, ग्रामीण समाज में अब स्ट्रक्चरों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी जो अर्थव्यवस्था है ना वो धन आधारित हो गई, मनी इकोनॉमी। पहले जन्म आधारित थी, पहले ऐसा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और पहले जो व्यवसाय थे ना वो कास्ट बेस्ड थे, अभी व्यवसायों में फ्रीडम आ गया, कोई किसी भी तरीके का व्यवसाय कर सकता है। नया एजुकेशनल सिस्टम आ गया, ठीक है, और राजनीतिक संरचनाएं है ना उसमें भी परिवर्तन आ गया। ये एफ.जी. बेली के आधार पर ही ये वर्णन करते हैं। फिर भारत में समाज और राजनीति, इनकी ये बहुत फेमस किताब है, जिसमें भारतीय समाज और राजनीति की बात करते हैं। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ऐसे इन कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, 1991 में लिखी गई थी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है इसमें, जैसे नस्ल मुद्दा, जाति जनजाति, लिंग, है ना, और एथनिसिटी, ठीक है। तुलनात्मक पत्ती का इन्होंने उपयोग किया है। और भारतीय समाज में राज्य की जो भूमिका है ना
उस पर भी इन्होंने जिक्र किया है। जैसे हम जाति की चर्चा करें तो ये साफ लिख रखा है ना, कोई भी राज्य जाति वर्ग लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और राज्य इनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। ठीक है ना। जैसे बिहार बंगाल उड़ीसा की हम चर्चा करें तो एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, है ना। तो ये सब मुद्दों पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं। जिसके बाद में हाँ, ये साथियों इनकी जो है ना सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इनके टोटल 10 निबंधों का संग्रह था, है ना। जो अलग अलग जगह इन्होंने व्याख्यान दिए थे, इसमें टोटल 10 निबंध है जो 1964 से 1990 के बीच में लिखे गए हैं। जो पहले 2 निबंध है ना, वो ध्यान रखना नस्ल और जाति के ऊपर है। फिर एक निबंध, ये नाम है निबंध के, है ना। हालांकि इतना डीप में तो क्या ही पूछेगा, मैंने तो बहुत डीप में बना दिया, एग्जामिनर की तो औकात नहीं है कि इतना डीप में चला जाए। जैसे इस किताब में एक निबंध का टाइटल है द कंसेप्ट ऑफ ट्राइब, ठीक है। सामाजिक संरचना की बात करते हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु, ये एक दूसरा निबंध है जिसमें जो क्षेत्रीय राजनीति होती है ना, उसका ये जिक्र करते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रीय राजनीतियाँ एक अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बना लेती है। फिर द पॉलिटिक्स एंड नॉन एंटागोनिस्टिक स्थिरत, यानी इस तरह ना, ये है जब जातियाँ प्रतिस्पर्धी राजनीति में संगठित होती है तो वो जातियाँ नहीं रहती, है ना। मतलब उनका जो मेन स्ट्रक्चर है ना वो बदल जाता है। मतलब ये अलग अलग है ना निबंधों के टाइटल है, ठीक है। फिर जिसके बाद में हाँ, बैकवर्ड कास्ट के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इनकी एक किताब है बैकवर्ड क्लासेज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में पिछड़ा वर्ग, ठीक है। 1992 में लिखी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें पब्लिक पॉलिसी और रिजर्वेशन पर इन्होंने चर्चा की है, ठीक है। इनका मानना था कि एसटी एससी और ओबीसी की स्थिति अलग अलग है, तो इनकी जो पॉलिसी है ना वो भी अलग अलग बननी चाहिए। आरक्षण एक अधिकार नहीं है बल्कि आरक्षण एक नीति है। नीति का मतलब यही है कि अगर किसी ने शेड्यूल ट्राइब्स में जन्म ले लिया ना तो वो उसका अधिकार नहीं है, अगर वो गरीब है तो ही उसको आरक्षण दो, ठीक है। इसकी बात भी आंद्रे बेते साहब करते हैं। समाज में व्यक्ति अधिकारों का मुख्य धारक है, न कि जाति या समुदाय, ठीक है। यानी आरक्षण जाति या समुदाय बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आरक्षण है ना वो व्यक्ति बेस होना चाहिए। अगर व्यक्ति गरीब है तो ही आरक्षण दो, ठीक है। और ये बात भी इन्होंने कही है, ठीक है। ये बात भी इन्होंने कही है, जाति आधारित आरक्षण अगर अनिश्चित काल तक चलता रहा तो विश्वविद्यालय, अस्पताल और बैंक जैसे संस्थान है ना, इन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और ध्यान रखना भाई, अब मैं तो इसके बारे में क्या ही विचार रखूं, क्योंकि मैं हूं शिक्षक की भूमिका में। आरक्षण के पक्ष में बोलूंगा तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा, आरक्षण के विरोध में बोलूंगा तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा। बाकी ये चीज़ मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, मेरी नज़र में कई ऐसी पीढ़ियाँ हैं जिनके दादा आरक्षण आईपीएस, उनके बेटे, उनके पोते आईएएस आईपीएस। तो ये बात तो सही है भाई। हम जैसे ब्राह्मणों की चर्चा करें, राजपूतों की चर्चा करें, ये सामान्य हम जनरल की चर्चा करें, गरीब तो ये लोग भी होते हैं। अब इसमें इनका क्या दोष है? कोई बेचारा गरीब ब्राह्मण है, अब गरीब ब्राह्मण ने जनरल में जन्म ले लिया तो उसको भी तो अधिकार दो ना। और जैसे मान लो कि कोई ओबीसी में है, अब कोई गरीब है, भाई गरीब गरीब का मतलब गरीब ही होता है वो, तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, अब जैसे कोई आईएएस बन गया, एसटी एससी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी का आईएएस बन गया कि वो भी आरक्षण की मांग कर रहा है, और जबकि उसी कैटेगरी का गरीब एसटी एससी उसी कैटेगरी का है ना जो उसकी तरफ देख रहा है। ये गांव में होता है ऐसा, आरक्षण का फायदा ले लिया, लेके और फिर नौकरी लग गए, नौकरी लगने के बाद में फिर अपने ही भाई बंधों की जमीन हड़पेंगे, उनको पैसे देंगे
उधार, फिर वो ब्याज लगा के डेविड हार्डीमैन की तरह फिडिंग दा बढ़िया और जमीन हड़प लेंगे। तो मतलब ये है ना, ऐसा होना चाहिए कि इस व्यवस्था में बदलाव हो। ठीक है, जैसे क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर वाला मामला। फिर जिसके बाद में, और हाँ, ये छुआछूतर ये है ना, छुआछूतर ये आप शुद्ध अशुद्ध, इसको मैं नहीं मानता। अब यार तुम किसी के साथ छुआछूत करोगे तो वो तो बेचारा एक तरीके से उसका एक्सक्लूजन हो गया, बहिष्कार तो कर दिया, तो रिजर्वेशन की जरूरत तो है। तो ये छुआछूत वगैरह भी मिटाओ, ये सब बकवास बातें हैं, है ना। फिर जिसके बाद में आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस, ये इनकी एक किताब है जो 2006 में लिखी गई थी। ठीक है, भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर इन्होंने खूब डिटेल्स में लिखा है। और रामचंद्र गोवा जो भारतीय इतिहास, हाँ प्रश्न बनेगा कि ये जो है ना आंध्र बेतेई की कौन सी किताब की तुलना रामचंद्र गुहा ने अमर्त्य सेन से की है। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ठीक है, ये अमर्त्य सेन की किताब है, जिसकी तुलना आंध्र बेते की किताब आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस से की है आदरणीय रामचंद्र गुहा साहब ने। इस किताब में भी ये सारे मुद्दों पर काम किया है, जाति आरक्षण पर, धर्मनिरपेक्षता पर, सहिष्णुता पर, सांस्कृतिक विविधता, गांवों में जाति प्रथा इत्यादि पर काम किया है। ठीक है, फिर जिसके बाद में सोशलॉजी ऐसे ऑन अप्रोच एंड मेथड्स 2002 में लिखी गई थी। 40 वर्षों तक इन्होंने समाजशास्त्र को पढ़ाया, तो अपना जो पूरा अनुभव है ना, जो भी शिक्षण कार्य हैं, जो भी शोध कार्य हैं, सबको शामिल कर दिया। ठीक है, समाजशास्त्र का दूसरे विषयों से क्या संबंध है, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से क्या संबंध है, इन सब का वर्णन किया है सोशलॉजी ऐसे अप्रोच एंड मेथड्स में। ठीक है, फिर जिसके बाद में ये एक अलग किताब है, 6 ऐसे इन कंटेम्प्रेरी सोशलॉजी, पूछा गया प्रश्न है। और एक किताब है सोशलॉजी ऐसे एंड अप्रोच एंड मेथड्स, एक 74 में लिखी गई थी और एक 2004 में। इसमें मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है ना, यहाँ पर ये कहते भी हैं कि समाज शास्त्री हैं वो सर्वे मेथड्स को काम में लेते हैं और मानव शास्त्री हैं वो फील्ड वर्क को काम में लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र का पहला विभाग 1919 बम्बई विश्वविद्यालय और मानव शास्त्र का पहला विभाग 1921 कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, कई जगह 1920 भी लिखा हुआ है ना। तो ये यूं कहते हैं कि आज दोनों विषय हैं ना जो एक दूसरे से मिल चुके हैं। पहले जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है ना वो एक जगह एक एक ही साथ हुआ करते थे। तो आज इनमें विविधता नहीं रही, और विविधता कहाँ से रहेगी बताओ। अधिकतर जो समाजशास्त्री है ना वो मानव शास्त्री हैं। ठीक है, जैसे ल्यूई डूमा की बात करें, प्रमललाई कल्लार, उन्होंने अध्ययन किया है तो भाई अब वो समाजशास्त्री का भी टैग है, उनके बीच में रहे हैं। श्रीनिवास समाजशास्त्री भी हैं, मानव शास्त्री भी हैं। मैडम इरावती करवे वो समाजशास्त्री भी है, फील्ड में भी उन्होंने अध्ययन किया है। ये भाई साहब भी हैं। निर्मल कुमार बोस की चर्चा करें, उड़ीसा की जुआंग जनजाति का अध्ययन किया है। इस तरीके से मानव शास्त्री हो गए। समाज के बारे में भी खूब लिखा है, जैसे हम श्याम चरण दुबे साहब की चर्चा करें, कमार जनजाति का उन्होंने एक तरीके से एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया है, मानव शास्त्री समाज शास्त्री। ठीक है ना, तो आजकल दोनों विषय है ना वो मिल गए हैं, ये बात इन्होंने कही है। फिर तुलनात्मक पत्ति का भी इन्होंने सहारा लिया है। जो आप तुलनात्मक पत्ति को काम में लेते हो ना तो पूर्वाग्रह और पक्षपातों से आप बच जाते हो, वास्तविकता का पता आपको लग जाता है। इसके लिए बेवर और दुर्खिम इन दोनों से प्रभावित थे। और जाति और नस्ल, जैसे मैं कल्पना नाम लिया था ना, उसका पूरा नाम है कल्पना कन्नेब्रन, CERD। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए सम्मेलन हुआ था USA, है ना, USA में सम्मेलन हुआ था जिसमें ये मांग उठाई गई थी। ठीक है,
और ये जो कल्पना कनबिरन है ना, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, वकील हैं और ह्यूमन राइट्स की दिशा में काम कर रही है। तो ये बहस हुई थी इन दोनों के बीच में, बेतई साहब और कल्पना मैडम के बीच में। ये आंद्रे बेतई ने भी कहा है कि जाति और नस्ल को एक समान मानने वाले वैज्ञानिक रूप से निरर्थक है। उनके पास वैज्ञानिक नॉलेज नहीं है, बल्कि ये जो एक मानने का काम किया जा रहा है ना, ये राजनीतिक स्वार्थों की शरारत है एक तरीके से, कि नस्ल और जाति की राजनीति कर रहे हो। वैज्ञानिक रूप से तो और बायोलॉजिकल रूप से नस्ल होती भी अलग है, ध्यान रखना। जो नस्ल होती है ना वो बाय बर्थ होती है, वैसे तो जाति भी बाय बर्थ होती है, लेकिन जाति का जो टैग लगा रहता है ना, वो सामाजिक और सांस्कृतिक टैग लगा रहता है ना। ये इनका विवाद हुआ था बहुत सारा, इन्होंने कहा था, है ना। ये कल्पना मैडम ने भी कहा था कि जाति और जनजाति दोनों जन्म और वंश पर आधारित है, तो दोनों को अलग अलग क्यों माने। नस्ल भी बाई बर्थ है, जाति भी बाई बर्थ है, ठीक है। नस्लीय भेदभाव के दायरे में ही लेकर आओ इसको। ये कुछ एक विचारक हैं जिनका उदाहरण भी दिया था, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर जी, पेरियार, है ना, इन्होंने भी कहा था। और जबकि जाति की उत्पत्ति है ना वो काष्ठा से हुई है, और काष्ठा ने भी जाति और नस्ल को एक माना है, तो ये भी हवाला दिया था उन्होंने, तर्क दिया था, ठीक है। फिर जिसके बाद में एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी, समाज में क्या क्या विरोधाभास होते हैं, ये इनकी एक किताब है जो वर्ष 2000 में लिखी गई थी, जिसमें अलग अलग संस्था और सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं उसकी भी ये बात करते हैं। मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी इन्होंने विचार रखे हैं। सिविल सोसाइटी की भी ये बात की है, ठीक है। सार्वजनिक संस्थाएं हैं ना, उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाए, वकालत की है ये सिविल सोसाइटी। जैसे राज्य और व्यक्ति के बीच में विश्वविद्यालय, अस्पताल और न्यायालय, इस प्रकार की संस्थाएं है ना वो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। लुई डूमो के संरचनावादी दृष्टिकोण की इन्होंने आलोचना की है। फिर जिसके बाद में सिविल सोसाइटी का मतलब एक तरीके से नागरिक समाज होता है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहते। जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं ना, इसको आसान भाषा में इस तरीके से आप समझ लो कि जैसे कोई कॉलोनी है, अब कॉलोनी में कोई संस्था बना रखी है, अब संस्था बना रखी है ना, और उस कॉलोनी में पानी या बिजली की समस्या है, तो सरकार और एमएलए एमपी के पास काहे जाना, खुद ही अपनी ज़रूरतें पूर्ण कर लेते हैं। तो सिविल सोसाइटी मजबूत होनी चाहिए। एंटी यूटोपिया की भी इन्होंने बात की, ये इनकी किताब है एंटी यूटोपिया, असेंशियल राइटिंग्स ऑफ आंद्रे बेतई, है ना, 2005 में लिखी थी। एंटी यूटोपिया का मतलब है कि विचारों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, केवल ही विचारों को, एम्पेरिकल स्टडी है इसको इम्पोर्टेंट देते हैं, तुलनात्मक पद्धति इसको इम्पोर्टेंट देते हैं, और जिसके बाद में रियलिस्टिक, यथार्थवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इनको इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। तभी आप एक बेहतर अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हो। ये इनकी कुछ किताबें हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर, ये इनकी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद में कास्ट, ओल्ड एंड न्यू, इम्पोर्टेंट है। इन इक्वलिटी एंड सोशल चेंज, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, सारी पूछी गई है। 6 ऐसे इन कंपेटिटिव सोशोलॉजी, इम्पोर्टेंट है। इन इक्वलिटी अमोंग मैन, इम्पोर्टेंट है, पूछी गई किताब है। और फिर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पूछी गई है, ये वाला पूछा गया है। फिर जिसके बाद में ये वाली सोशोलॉजी ऐसे ऑन अप्रोच एंड मेथड्स पूछा गया है ना, मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, ठीक है। ये आप याद कर लेना। ये लो साहब, आंद्रे बेतई साहब हमने कंप्लीट कर लिया, और वो भी सार गर्भित तरीके से। अब मेरी बात सुनो, एक तो आप है ना ये जो पढ़ने की शैली है ना, अब जब मैं मोबाइल एप्लीकेशन पर पेड क्लास देता हूँ, तो कुछ मूर्ख है ना जो, मतलब पता नहीं, अब ये उनकी भी गलती नहीं है, खैर ये एक ऐसी पिक्चर बना रखी है ऑब्जेक्टिव वाली, ऑब्जेक्टिव पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। जोर सा आता है यार,
मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट को जोर से आता है पढ़ने में। हम तो ऐसे क्लास बना बना के मरे जा रहे हैं। क्लास बना बना के पागल होए जा रहे हैं, उनको पढ़ने में जोर आ रहा है। तो पढ़ने में जोर आ रहा है तो वो फिर इस साल तैयारी कर रहे हैं, अगली साल तैयारी करेंगे, और वो जन्म जन्मांतर केवल ही तैयारी करेंगे, है ना। और मेरे जैसे टीचर हैं, उसको बार बार फीस देते रहेंगे, या नहीं तो कहीं दूसरी जगह। क्योंकि हम जब खूब कह रहे हैं उनको, इतने 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं खूब कह रहा हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो आंध्र बेताई को इतना लंबा मैंने पढ़ा है। वो मैं भी तो वो छोटा मोटा कर वो कर देते। ठीक है, आंध्र बेताई कंप्लीट हो। आप कितना ही जानते हो आंध्र बेताई के बारे में, ईमानदारी से बताना। मुश्किल से कास्ट क्लास एंड पावर की बात जानते होंगे, ठीक है ना। अग्रेरियन की बात जानते होंगे। भाई जितना पढ़ा है उतना थोड़ी जानते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वेबेरियन मॉडल के बारे में जानते होंगे, है ना। ठीक है, खैर अब जिसका जो जिसकी जैसी भावना, जो जिस तरीके से देखेगा वो देखेगा। बाकी सत्य बात यह है कि ये वन लाइनर पढ़ने वाले, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले, इनको मैं कभी पसंद नहीं करता। इनका मेरे पास मैसेज भी आता है ना, तो मुझे बहुत गंदा फील होता है कि इस आदमी ने मुझे मैसेज क्यों किया। अब जैसे मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, अब टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज में मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। अब एक एक जो टॉपिक है ना, उसमें मेरे प्रयास रहता है कि अब जैसे ये आंध्र बेतई है, अब सारे क्वेश्चन आंध्र बेतई के उसमें कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट का ये मैसेज आता है कि गुरुजी आप जब बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हो ना, तो हमें नीरसता आ जाती है। भाई तो नीरसता तो तुम ज़्यादा खाओगे तो उसमें भी आएगी नीरसता। अभी तो क्वेश्चनों में नीरसता आ रही है, कल के दिन जब बेरोजगार रह जाओगे ना, जब लौंग और मिर्ची से रोटी खाओगे तो नीरसता तो उसमें भी आएगी। जो बच्चे यूं कहेंगे ना कि मम्मी ये खाना है, पापा ये खाना है, तो तुम्हें अपने जीवन से नीरसता आएगी। क्लास बनाने वाले को नीरसता नहीं आ रही, क्वेश्चन बनाने वाले को नीरसता नहीं आ रही, और उनको पढ़ने में नीरसता आ रही है। तो तुम केवल 100% पढ़ के ही टेस्ट को सबमिट कर दिया करो। एक कहता है कि गुरुजी 100% दो, उससे हमारा मूल्यांकन अच्छा होगा। मैंने कि तू 100% करके ही उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया कर, और अपनी तुलना है ना उन 100% से ही कर लिया कर। एक कहता है कि गुरुजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इन टेस्टों में शामिल करो। अरे तुम्हारा 50% स्कोर तो इन क्लास के क्वेश्चनों से नहीं हो रहा, प्रीवियस ईयर के कर लोगे तो फिर अलग ही पता नहीं क्या ही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर करने के लिए फिर मेरे पास यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने और टेस्ट सीरीज से मतलब क्या है। प्रीवियस ईयर के लिए तो तुम 200-250 कोई भी किताब ले आओ। ये मतलब मैं उनको कमेंट्स में जवाब नहीं दे सकता उनके मैसेज का, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ, है ना। ये क्या है, मेरे जवाब देने का स्टाइल है। अब इसको वो पर्सनली भी ले, जो जो इस तरीके का मैसेज किया ना वो समझ जाएंगे, वो पर्सनली ले, ठीक है ना। बाकी अगर फीस ले ली और अपनी खाना पूर्ति करनी होती तो फिर मुझे तो क्या ही मतलब था ये सारा मामला सेट करने का, है ना। 9 साल से जब हम हर एक एक एग्ज़ाम का प्रूफ दे रहे हैं, यूट्यूब पे प्रत्येक एग्ज़ाम का एक्सप्लेनेशन ला रहा हूँ, प्रत्येक एग्ज़ाम में 85 से 90% हमारा परफॉर्मेंस रहा है, फिर भी रोना। अब इनकी क्या आदत गंदी कर दी, जो लिखाते हैं ना द फैक्ट और द फैक्ट। क्लास की शुरुआत करेंगे बोर्ड से, फलाना प्रमिलियाई कल्लार, फलाना फ्रांसीसी पापा, भारतीय माता, फलाना कास्ट क्लास पावर, फलाना अग्गर हरम, फलाना ये रुस्कार, ये नहीं पता पूरी पिक्चर कहाँ से क्या अग्गर हरम है, कहाँ से क्या निकल कर आ रहा है। अगर उनको यूं पूछ लेना कि ड्यूमा और आंद्रे बेतइक में एक दूसरे में द्वंद्व क्या है, मो को तो पता ही ना है गुरुजी कहाँ है द्वंद्व, तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस तरीके से। श्रीनिवास और आंद्रे बेतई में जो मेन डिफरेंट है वो क्या है, पता ही ना है, क्योंकि तो उन्होंने जब डिटेल्स में पढ़ा होगा तो उनको पता रहता। अरे हमारे यहाँ प्रोफेसर पढ़ते हैं जो ऑलरेडी जो जॉब लग चुके हैं ना, जो ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं, वो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, काम को अप्रिशिएट करते हैं। फिर आप बच्चा हो, क्या हो, बच्चा, ठीक है। इसीलिए जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो।
बाकी नहीं पढ़ना है, जो मन करे वो मस्त रहो। मतलब टीचर का मनोबल मत तोड़ा करो, बस कुल मिला के बात यह है। आप तो उठ के एक मैसेज कर देते हो, जब कोई टीचर टीचर 7-7 घंटे टेबल पे बैठ के जब मेहनत करता है ना, जब इस तरीके का तुम मैसेज करते हो तो उसको बहुत गंदा फील होता है ना। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, ठीक है। बाकी मेरे बहुत प्रिय यार, आप में से बहुत सारे डॉक्टरेट हैं, किसी का भाई, मेरा जब मास्टर चल रहा था, जब वो लोग जेआरएफ कर चुके, वो सम्मानीय है, कभी उनका कमेंट्स नहीं आता भाई। रियल में जिसको मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसको वास्तविक नॉलेज है ना, उसका डाउट ही नहीं है। और ये न्यू कमर रील्स स्टार, इनका आता है ये भटकना वाला, ठीक है। चलो, मस्त रहो, खुश रहो, माँ शारदा आपकी इच्छा पूर्ण करें। थैंक यू।